तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम हर संडे टू संडे RWA में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है दोस्तों, उसका सलूशन करते हैं। जैसा कि आप पिछले मॉक टेस्ट का सलूशन करते भी चले आ रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों, वो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए है दोस्तों, ठीक। तो आज दोस्तों हो चुकी है 30 जून। तो 30 जून को दोस्तों संडे है, तो संडे को यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए 20 क्वेश्चन हम दोस्तों मैथ के आपको बताएंगे, वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों बने रहे वीडियो में दोस्तों। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप जानते भी हैं। तो मैथ का एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैथ का सॉल्यूशन देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, ठीक। और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, ठीक। तो अंकित सर का ऐप है ये दोस्तों, इसमें बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने होते हैं? 150। टोटल टाइम कितना होता है? 120 मिनट का। और टोटल मार्क कितने होते हैं? 300 नंबर के दोस्तों, ठीक। तो यूपी पुलिस की आप तैयारी करते हैं दोस्तों। आप देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई नोटिस दोस्तों जारी होता रहता है और वो वायरल भी हो रहा है दोस्तों, ठीक। तो कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है दोस्तों। आप एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार ना करें और मॉक टेस्ट बराबर देते हैं दोस्तों और अपनी तैयारी में लगे रहें। तो टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, और माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों हम टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी दोस्तों। तो इसमें 10% जो दिया हुआ है दोस्तों, 10% को क्या लिख सकते हैं? परसेंट यहाँ पर लगा हुआ है, परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा दोस्तों। तो 1 0 से 1 0, तो 1/10। तो अब कह रहे हैं कि कमी है, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9 कह रहे हैं। और दोबारा फिर कह रहे हैं कि वापस उसी मूल्य पर लाने के लिए 10 पर लाने की कितनी वृद्धि करेगी? 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किससे? 9 से करनी पड़ेगी। और परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100 होगा दोस्तों। तो 100/9 हो जाएगा यहाँ से, ठीक। 100/9, ये यहाँ से 9 हट जाएगा। तो 100/9 को आप क्या लग सकते हैं दोस्तों? 11 सही 1/9%, ठीक। 11 सही 1/9% इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको करने होंगे, ठीक दोस्तों। वीडियो बीच में इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। आप नोट करते चलें, और दोस्तों अगर नहीं नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में भी नोट कर सकते हैं दोस्तों एक रफ कॉपी पर। राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने इसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या है? तो इसमें क्रय मूल्य आपको कितना मान लेना है दोस्तों? तो क्रय मूल्य हम पी मान के चलेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम क्रय मूल्य को पी रुपए मान के चलेंगे, तो जो पी की वैल्यू आएगी भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं, इसमें कहा है कि 60 लाख रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना हो जाता है। तो और 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, तो देख लेते हैं। तो घाटे में बेचता है तो हमारे हिसाब से पी रुपए में बेचता है दोस्तों, यहाँ पर पी लिख लेंगे, ठीक। तो पी माइनस घाटे में बेचता है तो 51 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। कोष्टक को बंद कर देंगे और कह रहे हैं कि इसके 8 गुने को किस में बेचता है? 60 लाख रुपए में बेचता है, तो 60 लिख लेंगे। और यहाँ पर पी हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो क्योंकि पी हमें दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, तभी हम पी की वैल्यू निकाल पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8p हो जाएगा। 8p माइनस 51 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 408 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बचा हुआ सो लिख देंगे, 60 माइनस का p बचा हुआ तो p लिख देंगे। 8p यहाँ दिया हुआ, 1p यहाँ पर दिया हुआ, तो कितना हो जाएंगे? 9p हो जाएंगे। यहाँ से 9p बराबर कितना हो जाएगा? 408। और प्लस में ये 60 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। तो 60 जुड़ जाएगा। अब जो बचा हुआ उनको देख लेते हैं, इनको जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, 468 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 9p ऐसा ही रहेगा। तो p की वैल्यू हमें पता करनी है, तो p बराबर हो जाएगा 468 और बटे 9। तो 9 से इसको काट देंगे दोस्तों, ठीक। तो 9 से इसको काटें, 9 अपना 45 होते हैं, ठीक। और 9 दूनी 18 है, तो 52 लाख रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 52 लाख रुपये। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया हो दोस्तों। अब इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। प्रश्न नंबर तीसरा बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे हम आपको दोस्तों। दो संख्याओं 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होता है दोस्तों? तृतीय अनुपात का सूत्र बहुत ही आसान होता है, इसको हम यहीं पर आपको बता देते हैं। b² a। तो b² a, b की वैल्यू कितनी है? 24 है, तो 24 इंटू 24, ठीक है। ये b की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि मैं स्क्वायर करना है। a की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 यहाँ से लिख सकते हैं। अब 3 से इसको कटाएंगे, 3 3 का 9 हो जाएंगे, 3 8 24 हो जाएंगे, ठीक। फिर इससे काटेंगे 3 से, 3 8 24,
तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 64। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। काफ़ी छोटा प्रश्न था तो इसलिए हमने आपको बोर्ड पर ही बता दिया है। ठीक, अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। तो पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा दोस्तों, काम को छोड़ना पड़ा। पी ने शेष अकेले जो है वो शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ दोस्तों? पूरा काम इससे पूछा हुआ है, तो ये भी काफ़ी छोटा प्रश्न है, इसी पर आपको समझा देते हैं दोस्तों। तो इसमें दो लोग दिए हैं, पी दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, ये 15 दिन और ये 10 दिन लेता है, क्रम से कहा है। ठीक, इनका आप एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक, तो 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ काम शुरू कर लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा दोस्तों कार्य। तो 2 दिनों के बाद उन्होंने कितना कार्य कर लिया होगा दोस्तों? ठीक, 3 और 2 5, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5, 5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 कार्य इन्होंने कर लिया होगा दोस्तों। ठीक, तो इसमें से घटा लेंगे तो शेष कार्य आ जाएगा। शेष कार्य कितना आ जाएगा? 20। अब कह रहे हैं कि पी ने अकेले शेष कार्य पूरा किया, तो पी ने अकेले शेष कार्य पूरा किया यानी 20 शेष कार्य है। पी की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से दिन कितने लगेंगे? 10। 10 दिन ये लगेंगे दोस्तों। ठीक, और 2 दिन यहाँ पर लगे थे ये दोस्तों 2 दिन, तो 10 और 2 कितने होते हैं? 12। तो 12 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, 5 किस तरह से बनेगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है यहाँ पर। धीरज एक निश्चित दूरी को 5 घंटे और 22 मिनट में तय करता है, उसने जिसमें से दोस्तों 3/4 भाग 5 किलोमीटर की चाल से तथा शेष भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा इसके द्वारा तय की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दूरी पूछिए। पहले कहा है कि 3/4 जो भाग है उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष जो भाग है उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो देख रहे थे ये किस तरह से बनेगा दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों आपको। तो देखें कॉपी पर इसको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों दूरी को इसमें हम 4x मान के चलेंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि 3/4 का है, तो चौथाई हम 4x यहाँ पर मान के चलेंगे तो हमारा सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम समय को यहाँ पर बराबर कहेंगे, क्योंकि सवाल में कहा है कि कम और अधिक जब सवाल में लगी होती है तो सवाल को आसान बनाने के लिए दोस्तों काफ़ी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं 5 का है तो 5 लिख लेंगे, 5 घंटे का है तो 5 घंटे ले लेंगे, प्लस 22 मिनट और कहेंगे तो 22 मिनट कहेंगे बटे 60 और करेंगे दोस्तों। ठीक, तो बटे 60 अब बराबर कहेंगे, ये हमारा समय है टोटल इतना समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी। तो दूरी पहले कहिए 3/4 भाग तो 3x लिख लेंगे। ठीक, फिर समय कितना? 5 तो 5 लिख लेंगे। समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा। ठीक, फिर एक बार और होगा समय बराबर दूरी बटे 4। फिर शेष भाग का है तो शेष कितना है? 6, तो इसमें 6 आ जाएगा। अब यहाँ से इतने का आप या तो लासा लेकर हल कर लें, पहले आप इसको हल करेंगे। ठीक, तो आसानी रहेगी। तो सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा? 30 इसका एलसीएम आएगा तो 5 छक्का 30 होगा, तो 18 यहाँ पर आ जाएगा। 18x प्लस 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 5x आ जाएगा बराबर। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हल होके आ जाएगा 161, 161 बटे 30। ठीक, 30 से ये 30 खत्म हो जाएगा। ठीक, बराबर की चीज़ आपस में कट जाती है, आप जानते भी हैं। अब यहाँ से इसको केवल प्लस करना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 23x बराबर 161 हो जाएगा। ठीक, तो 23 सत्ते 161 होते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी थी? 4x की, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकाली? 7, तो यहाँ पर 7 लिखे, तो 7 चौक 28, तो 28 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमने बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको बताने की कोशिश की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन आपको साफ तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 6 किस तरह से बनेगा दोस्तों। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? दोस्तों काफ़ी छोटा प्रश्न है, इसलिए हम बोर्ड पर आपको भी बता देते हैं। इसमें कॉपी का प्रयोग हम उसी सवाल में करते हैं जिसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। ठीक, तो इसमें हम एक क्रम से दिए हुए हैं तो x प्लस वाई ले लेंगे दोस्तों। ठीक, एक तरफ धारा की चाल होती है, एक तरफ नाव की चाल। नाव की चाल x और धारा की चाल वाई। पहले कितनी दी है? 12 दी है तो 12 लिख लेंगे। दूसरी बार भी करेंगे, दूसरी बार यहाँ पर माइनस लगेगा दोस्तों। ठीक, और यहाँ पर 22 रहेगा ये धारा की चाल। और दूसरी बार कितनी दी है? 6 दी है। ठीक, अब इस समीकरण को आप हल करेंगे, इस माइनस प्लस से माइनस प्लस कट जाएगा, जोड़ लेंगे इसे 2x हो जाएगा। यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, ये 18 हो जाएगा। 12 6 18, 2 से ये कट जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 9। तो यही आपका राइट आंसर होगा। यही x की वैल्यू हमसे पूछिए क्यों
क्योंकि शांत जल में नाव की गति पूछी है, तो नाव की गति हम मानते हैं x और धारा की गति मानते हैं y, तो x की वैल्यू आ गई 9 दोस्तों। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। रुपए दिए हुए कितने 90,000 रुपये की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार देता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको लाभ बताना है, रुपए में उसका लाभ क्या हुआ दोस्तों। ये भी काफ़ी छोटा ही सा ही, इसको यहीं पर देख लेते हैं। रुपए कितने दिए हुए हैं 90,000 रुपये दिए हुए, तो 90,000 लिख लेंगे। ठीक, 90,000। फिर उसमें कहा है कि 7% की साधारण ब्याज होती, तो 7 लिख लेंगे। ठीक, 7। और उसमें फिर कहा है कि 7% कितने के लिए लगती है 4 वर्ष के लिए, तो 4 लिख लेंगे। एक समीकरण ये बन जाएगी। ठीक, फिर दूसरी बार उसमें से घटाएंगे कि कह रहे हैं कि 5% का है, तो 5% लिख लेंगे। वो भी कितने 4 वर्षों के लिए, तो 5 × 4 कर लेंगे बस, 5 × 4। तो यहाँ से जो हमारी समीकरण बन के आएगी वो आ जाएगी 90,000। यहाँ पर लिख लेंगे 90,000। ठीक, 90,000 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 28 होगा। 28 माइनस का 5 को 20 हो जाएगा, 20। ठीक, 20। अब 28 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो 90,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, और इसमें कितना परसेंट बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 8, क्योंकि ये परसेंट में चल रहा है दोस्तों। ठीक, परसेंट हटेगा बटे 100 आ जाएगा। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो 8 का 9 में मल्टीप्लाई होगा और ये 2 जीरो हो जाए, तो 8 में 7200 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। काफ़ी बड़ा प्रश्न नहीं था दोस्तों, इसलिए हमने बोर्ड पर ही आपको बता दिया है। ठीक, जो प्रश्न बड़ा होगा उसको हम कॉपी पर देख लेंगे दोस्तों। ठीक, एक समचतुर्भुज त्रिभुज की भुजा, इसमें समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है यदि इसका क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें दोस्तों आपको समभुज त्रिभुज की मतलब भुजा की लंबाई क्या हुई, तो इसमें समभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लेंगे समभुज लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, तो समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये सूत्र दोस्तों आपको पता होने चाहिए। इसमें मेंसुरेशन में दोस्तों केवल फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है दोस्तों, कोई ज़्यादा बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ठीक, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर पाएंगे दोस्तों। ठीक, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन काफ़ी छोटा लग रहा है दिखने में, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं याद है तो प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। तो क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है √3/4 दिया हुआ है, तो √3/4 लिख लेंगे। ठीक, तो इसके बाद में सवाल में दे रखा है 36√3 दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर लिख लेंगे 36√3 बराबर, अब जो फॉर्मूले में है उसको तो वैसा ही लिख लेंगे। हमें भुजा पता करनी है यानी कि ए का स्क्वायर, इसका वर्ग पता है। अंडर रूल से अंडर रूल ये 3 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 36 × 4 ये बन के आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। 36 चौक कितना होता है 144 होता है, तो ए स्क्वायर यहाँ से अंडर रूल लग जाएगा इस पर यहाँ से अंडर रूल हटेगा, इस पर लग जाएगा, तो ये कितने का होता है 12 का होता है। तो 12 इसकी भुजा आ गई, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अवश्य नोट करते चलें दोस्तों। ठीक, तभी आप कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। इसके बाद किसी बेलन की आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। तो सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। तो बेलन का यहाँ पर लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। देखो ये बिल्कुल फॉर्मूला पर आधारित है दोस्तों। ठीक, तो होता है 2πr/s। ठीक, 2πr/s। तो इसमें ये दे रखा है, कितना दे रखता है 880 दिया हुआ, तो 880 लिख लेंगे बटे 2 × 22/7 पाई की वैल्यू। ठीक, टू आर की वैल्यू कितनी दे रखी 14 दे रखी, इंटू एच यहाँ से हमें निकालें। जब तक हमें एच नहीं पता होगी तब तक हम बेलन का आयतन नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से आप कटा लेंगे। ठीक, तो 2 से इसको कटाएंगे, 2 से ये कितनी बार 44 बार कट जाएगा, ये 0। ठीक, अब 22 से इसको कटा सकते हैं। ठीक, 22 दूनी 44, तो यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक, अब 7 से इसको काटेंगे। ठीक, तो 7 दूनी 14, 2 से ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो एच की वैल्यू 10 आ गई। हम बेलन का आयतन आसानी से निकाल पाएंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक, बेलन का आयतन बराबर कितना होता है πr²h। ठीक, ये एच है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 × 14, क्योंकि वर्ग है 2 बार लिखना। एच इंटू कितनी निकाल ली है 10 निकाल ली, तो 10 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से आपको 7 से ये कटा देना है, तो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी कितना होते हैं 44। ठीक, 44 ये 4 है। ठीक, 44
इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 और इंटू 10, इसी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद 10 देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों ग्राफ दिया हुआ, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दोस्तों कोई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी 3 विभिन्न फ्लेवर ABC के पेयों, दोस्तों ठीक, पेय पदार्थ दिया हुआ है इसमें, कुछ का उत्पादन करती है, पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थों का उत्पादन करती है कोई कंपनी है इसमें। बार ग्राफ 2010, 14, 2010 में और 2014 तक की 5 वर्ष की अवधि में तीनों फ्लेवर्स में पेयों का उत्पादन दर्शाती है। 5 वर्ष में कंपनी द्वारा किए गए 3 विभिन्न फ्लेवर दिए हुए A, B और C के पेयों का उत्पादन लाख बोतल में दिया हुआ। दोस्तों पूछा क्या है, वर्ष 2011-2012 में फ्लेवर B वाले सॉफ्ट ड्रिंक कुल उत्पादन, फिर उसके बाद कोमा लगा हुआ, फिर करें वर्ष 2013 और 2014 में फ्लेवर A वाले सॉफ्ट ड्रिंक का कुल उत्पादन का प्रतिशत कितना है। ये प्रतिशत पर आधारित है, तो देख लेते हैं इसमें प्रतिशत पूछा हुआ है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। वैसे कहा है सबसे पहले वर्ष 2013 में कहा तो 2013 लिख लेंगे, फिर उसके बाद में 2014 का तो 2014, इसमें फ्लेवर ए में सॉफ्ट ड्रिंक का कुल उत्पादन देखेंगे, कुल उत्पादन। फिर उसके बाद हम बी में देखेंगे, सबसे पहले ए में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ए में कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ तो 45, फिर उसके बाद में 50 दिया हुआ तो 50 यानी 75 दिया हुआ तो 75 लिख लेंगे। ठीक, तो इन सबको जोड़ लेंगे, दोनों कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो ए का निकल के आ गया। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा दिखने में छोटा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक, गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर 2010 में कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ तो 45 लिख लेंगे। ठीक, 2010 में, फिर उसके बाद में कितना है, उसके बाद में 2014 में 75 दिया हुआ तो 75 लिख लेंगे। फिर अब हम बी में निकालेंगे। ठीक, तो बी में निकालेंगे वर्ष 2011 बाद 2012 में फ्लेवर्स बी में ड्रिंक का कुल उत्पादन कितना हुआ है, कुल उत्पादन ये देखेंगे। तो इसमें कितना हुआ 40 हुआ है और दूसरे में कितना हुआ है 50 हुआ तो 50 लिख लेंगे। इनको जोड़ लेंगे तो इनको जोड़ के कितना आ जाएगा 90, तो इसी का परसेंट पूछा हुआ है, यानी कि बी में कितना आया 90 जो है वो 120 का कितना परसेंट है, तो 0 से ये 0 यानी कि परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 करना पड़ता, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएंगे, तो चौक 12 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 25 चौक 100, तो 25 और 3 का गुणा हो जाएगा 25 3 75% इसका राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। निम्न तालिका किसी रेलगाड़ी में विभिन्न श्रेणियों की भरी सीटों को दिन बार संख्या दर्शाती है। ठीक, कोष्टक में दी गई संख्या किसी विशेष श्रेणी में उपलब्ध कुल सीटों को निरूपित करती है। पूछा क्या है, कुल सभी दिनों में नॉन AC श्रेणी में कितनी सीटें खाली हैं। ये दोस्तों दिया हुआ है नॉन AC प्रथम श्रेणी दिया हुआ है और ये नॉन AC द्वितीय श्रेणी दी है दोस्तों, तो इसी में हमें कुछ ना कुछ करके आंसर निकालना है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर कुल 900 दिए हैं, यहाँ पर कुल 500 दिया हुआ है, तो पहले में हम 900 में से 850 को माइनस करेंगे, फिर 840 को माइनस करेंगे, फिर 830 को माइनस करेंगे, फिर 790 को माइनस करेंगे, फिर 840 को माइनस करेंगे। देखें किस तरह से माइनस करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे श्रेणी नॉन AC में खाली सीट, AC में खाली सीट, तो सबसे पहले उसमें से घटाएंगे, जैसा कि हमने आपसे बताया था। ठीक, 900 में से 850 को घटाएंगे तो 50 बचेगा, फिर यहाँ पर 840 को घटाएंगे तो इतना 60 बचेगा, फिर ऐसे ही स्टेप को करते चलाएंगे, फिर उसके बाद 830 को घटाएंगे तो कितना 70 बचेगा, फिर उसके बाद में 790 को घटाएंगे, फिर कितना बचेगा 110 बचेगा, फिर लास्ट में 60 बचेगा। ठीक, इनका योग कर लेंगे तो इनका योग कितना होगा 350 आ जाएगा। ठीक, 350 ले लेंगे। फिर उसके बाद में हमें निकालना है 500 वाली यानी दूसरी श्रेणी की, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पड़ा हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड नंबर में देख लेंगे। ठीक, तो सेकंड नंबर में कितना दिया होता है श्रेणी नॉन AC में खाली सीट, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले घटाएंगे 500 में से 460 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा, फिर दूसरी बार कितना का है 400 को माइनस करेंगे तो कितना 100 ही बचेगा। ठीक, फिर दूसरी बार कितना बचा हुआ है 390 का, तो 500 में से 390 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 110 बचेगा, तो 110 लेंगे, फिर 20 बचेगा, फिर 30 बचेगा। ये तो सिंपल सा है। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना होगा है
इनको जोड़ लेंगे तो 300। तो पूछा हुआ कुल योग ही पूछा है, सीढ़ी में कितनी सीटें खाली हैं दोस्तों, ठीक। तो ये 350 दे रखी हैं, ये कितनी दे रखी हैं, 300 दे रखी हैं, ठीक। तो इन सबका योग कितना हो जाएगा, 350 और प्लस 300, इन सबको जोड़ लेंगे, जीरो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तो 650 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। हमने काफ़ी आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की सकती है। टाइम दोस्तों कितना भी लग जाए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो हमारे लिए बहुत ही धन्यवाद होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे बताने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। 200 से 285 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं दोस्तों। तो इसमें आप निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक। तो हम इसमें आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक, प्रथम पद, और बटे जिससे कहा जाए, यानी 7 का डिविजिबिलिटी रूल का है तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक। अब अंतिम पद यहाँ पर कितना है, 280 है तो 280 लिख लेंगे, ठीक दोस्तों। यहाँ पर 285 तक का है दोस्तों, ठीक, तो हम 280 तक मान के चलेंगे, ठीक। अब इसमें 203 का है तो 203 लिख लेंगे प्रथम पद, ठीक। अब इसके बाद में 203 से हमें देखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ से प्लस का एक और होगा, ठीक, प्लस का एक, जैसा कि फार्मूला में भी यहाँ पर होता है प्लस का एक, ठीक। अब बटे 7, तो 280 में से 203 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पर 77 बचेगा, 77 प्लस का एक बटे 7, तो 7 से ये कट जाएगा 11 बार, 11 में एक जुड़ जाएगा, तो 11 में जब एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। 12 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। ये प्रश्न है दोस्तों, ये बोर्ड मास पर बनेगा, ठीक। इसमें बोर्ड मास का नियम का पालन करना पड़ेगा, आपका आंसर देगा। तो -1 लिखा है तो -1 लिख लेंगे, ठीक। प्लस लगाएंगे, प्लस लगा 1/4 का है तो 1/4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर भाग लगा है, इसको पलटेंगे गुणा में तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 ये नीचे आ जाएगा। फिर इंटू 2 है तो 2 लिख लेंगे, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख लेंगे। फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 2, ठीक, 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना बचेगा, -1 यहाँ पर बचेगा, ठीक। और फिर एक ही यहाँ पर बचेगा, ठीक दोस्तों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, तो एक का मल्टीप्लाई, एक प्लस का 5 है तो प्लस का 5, प्लस का 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, तो 5 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का अंतर 20 है, यदि उनका लासा कितना दिया हुआ 240 और मासा 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें दोस्तों। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसको हर कोई नहीं बना पाएगा दोस्तों, ठीक। इसमें काफ़ी लॉजिकल, जिसको पता होगा वही इस सवाल को हल कर पाएगा दोस्तों, ठीक। तो हम भी दोस्तों इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो जो दोस्तों दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है दोस्तों। इसी फॉर्मूले पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पहली संख्या आपको मान लेनी है, पहली संख्या हम एक्स मान के चलेंगे और सेकंड संख्या हम मान के चलेंगे एक्स प्लस 20 मान के चलेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि कहा है कि उनका मासा 20 है दोस्तों, ठीक, और अंतर 20 दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें, तो पहले एक्स इसी में मान रखेंगे, ठीक। तो गुणनफल एक्स, फिर एक्स प्लस 20 हो जाएगा, ठीक। ये वाला एक्स प्लस 20 बराबर लगा हुआ है यहाँ पर, तो बराबर लगा लेंगे। अब यहाँ पर 20 दिया हुआ तो 20 लिख लेंगे, इंटू एलसीएम कितना दिया हुआ 240 दिया तो 240 लिखेंगे। इसी समीकरण को आप सॉल्व करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस का 20x बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 24 दूनी 4800, तो 4800 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 4800 बराबर 0। ये दो समीकरण आपको बन गई है दोस्तों, जैसा कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते चले आए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप उसमें तोड़ना है सबसे पहले, यानी कि घटाने पर कितना आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4800 आ जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 80x और माइनस का 60x बराबर 4800, यहाँ पर माइनस लगेगा और बराबर में 0 चलेगा ये दोस्तों, ठीक। क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो 4800 आ जाएगा, ठीक। इन्हीं दो संख्याओं की हमें ज़रूरत थी जो कि आ चुकी हैं हमें यहाँ पर। अब इन्हीं का हम देख लेते हैं, एक्स फिर एक कोष्टक में हो जाएगा, एक्स प्लस 80 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -60 ऐसा ही लिख देंगे, ठीक। फिर एक्स प्लस 80 ये कोष्टक में आ जाएगा, ठीक, एक्स प्लस 80 और बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में 0 तो चलता रहेगा। फिर एक बार हम लेंगे एक्स माइनस 60, फिर दूसरी बार लेंगे एक्स प्लस 80 और बराबर में तो दोस्तों 0 तो ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक। फिर हम यहाँ पर लिखें दोस्तों एक्स माइनस 60 बराबर 0, तो एक्स बराबर यहाँ से 60 निकल के आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरी बार लेंगे एक्स प्लस 80 बराबर 0, तो एक्स बराबर ये दोस्तों -80 में आएगा दोस्तों, माइनस ये संभव नहीं हो सकता, माने यही संभव होगा दोस्तों, ठीक। फिर इसी में कहा है कि यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये जो हमने माना था 20 प्लस, तो यहाँ पर 60 प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक। 60 प्लस का 20 एक्स में जुड़ जाएगा तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15।
15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य रुपये में क्या है दोस्तों? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसमें कहा कि 15% की छूट के बाद, तो 100 में से हमें 15 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 85% में बेचना पड़ेगा हमारे हिसाब से। 85% की वैल्यू कितनी दी है? 4080 दी है, तो 4080 हमें 100% की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि हमें अंकित मूल्य रुपये में बताना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4080 बट्टे 85 इंटू 100, ये आ जाएगा दोस्तों। ये 5 से इसको कटाएंगे दोस्तों, 5 दूनी 10, ये 0, तो 17 बार ये कट जाएगा यहाँ से। 17 से ये कितनी बार कट जाएगा? 17 दूनी 34 और 17 चकू 68, और ये की 0, तो 24 दूनी कितना होते हैं? 48, और ये 2 0, तो 4800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4800 रुपये। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में क्या पूछा गया है? 42 संख्याओं का औसत 37 है। इनमें पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत 44 है। 26वीं संख्या क्या होगी? तो इसमें 26वीं संख्या पूछी है, तो इनमें पहली 26 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, तो सबसे पहले योग कर लेंगे, तो 26 इंटू 32 इनका योग ही निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरी समीकरण बनानी है। तो 26 इंटू 32 ये हो जाएगी 26 संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस करेंगे, इसमें 17 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है, तो इंटू 44 कर देंगे, ये कोष्टक ही बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब यहाँ से 42 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ, तो 26 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा, तो इनका मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा यहाँ से? 882 आ जाएगा। ठीक, प्लस लगेगा, फिर यहाँ पर इनका कितना आ जाएगा? 748 आएगा, तो 748 कोष्टक को बंद कर देंगे, माइनस इनका करने का कितना है? 1554 आ जाएगा। ठीक, अब इनको जोड़ लेंगे, तो हमारा केवल जोड़ने का काम बचा हुआ है। ठीक, इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 1580 हो जाएगा। अब माइनस 1554 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 26 ही बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 26 किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों। ए में नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, बी में भी नहीं दिया हुआ। ठीक, सी या डी में से किसी में से एक में दिया हुआ, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 17 है। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है दोस्तों, और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं। अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा दोस्तों? तो इसमें ए दिया हुआ और बी दिया हुआ, तो देख लेंगे ए और बी दिया हुआ। ठीक, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है, तो ये 2 गुना है, अगर ये 1 गुना है तो ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक, ये इनकी क्षमता का रेशियो बन गया दोस्तों। अब यहाँ से हमारा इसके बाद का जो मेन मुद्दा होता है वो होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? कहा है कि साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर, तो दोनों एक साथ मिलेंगे, कितना हो जाएगा? 2 1 3, और कह रहे थे 13 दिन में, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, कितना? 13 3 39, तो 39 जो टोटल वर्क आ गया। आपको कह रहे हैं कि बी कार्य को कितने दिन में पूरा करें, तो बी की क्षमता कितनी है? 1, तो 1 से इसको डिवाइड कर दें, तो 39 दिन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, 39 किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद देख लेते हैं 18। प्रश्न नंबर 18 है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक, यह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों? तो इसमें दोस्तों एक फार्मूला होता है जो कि आपके सामने लिखा रखा है दोस्तों। ठीक, इसी फार्मूले पर आपका आंसर रहेगा 1 माइनस गुना गुनी बटे वर्ष बराबर 1 माइनस गुना गुनी बटे वर्ष। में भी जितना गुना गुनी कहा जाए उसमें से एक माइनस करें, तो 1 माइनस गुना गुनी कितना कहा है? इसकी पहले में गुना गुनी कितना कहा है? 2 गुना कहा है, तो 2 इसमें से माइनस हो जाएगा। वर्ष कितने दें? तो 15 दे, तो 15, फिर 1 माइनस गुना गुनी यहाँ से कितना कहा है? यहाँ पर 1 होता है दोस्तों साधारण ब्याज में, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसमें 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो 4 गुनी कहा है स्वयं की, तो 4 से माइनस वर्ष नहीं पता है, वर्ष पता करने, तो 1 माइनस यहाँ से कितना बचेगा? 1 माइनस 15 है, तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर लगाएंगे। ठीक, बराबर यहाँ से माइनस करेंगे, 2 बचेगा। ठीक, 2 बचे एक्स, तो कैंची का गुणा हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना जाएगा? 15 दूनी 30, तो 30 बस इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2 और इसके बाद में बचे हुए एक प्रश्न नंबर 19 बचा हुआ है। ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रम से 4000 और 3500 रुपये बचत करते हैं दोस्तों। ठीक, यदि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है, तो ए बी की कुल आय रुपए में क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है दोस्तों, यदि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है दोस्तों, अगर आप ये बात समझ गए तो सवाल सॉल्व हो गया समझो। तो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 7:5 का दिया, आप चाहें तो इसमें एक्स लगा देंगे। ठीक दोस्तों,
और कह रहे हैं कि विक्रम से 4000 एक बचाता है, एक 3500 बचाता है। तो ले लेंगे 7x माइनस का एक 4000 बचाता है, ठीक। 4000 के हमसे बचत करते हैं, ठीक। और बराबर लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें दोनों समीकरण बराबर करनी है। तो फिर दूसरी बार अनुपात कितना है 5x। ये कितने बचाते हैं, ये 3500 बचाते हैं, तो 3500 ले लें। कह रहे हैं कि ये बी का व्यय, यानी जो बी का व्यय ये है दोस्तों, बी का व्यय, बी का ए के व्यय से आधा है दोस्तों। अगर ये आधा है तो इसको आधा ऐसे कर लेंगे, ठीक। आधा हो गया ये। अब इसके नीचे एक मान के कैंची का गुणा हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। यही बात आपको समझनी थी। अगर आप ये समझ गए तो सवाल सॉल्व हो गया बस। और कुछ नहीं करना है। यहाँ से ये एक में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा ही रहेगा 7x और माइनस का 4000, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बराबर 2 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, माइनस 35 70 हो जाएगा, ठीक। 70 और ये 2 जीरो, तो ये 7000 हो जाएगा, ठीक। अब x वाली पद x तरफ हो जाएंगे, ठीक। तो 10x में से 7x जाएगा, 3x बचेगा। 3x बराबर यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, इतना बचेगा 3000 केवल बचेगा, ठीक। 7000 में से 4000 जाएगा, 3000 केवल बचेगा, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू ये 3 से ये कट जाएगा, तो x बराबर 1000 आ जाएगा, ठीक। 1000, तो 1000 जो आगे आया अब यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुल आय बतानी है, कुल आय। तो कुल आय हमारे हिसाब से कितनी है, 7 5 12x, तो 12x, तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1000, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 12000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 12000 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। क्योंकि सवाल में पहले ही से कहा है कि ये भी कि कुल आय रुपये में क्या हुई, तो कुल आय हुई 12000 दोस्तों, ठीक। 12000 जो कि किसी ना किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहेगी, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद लास्ट है, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है ये दोस्तों, बोर्ड मास पर बनेगा दोस्तों। ये दूसरा प्रश्न है बोर्ड मास का, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे, 4/5 लिखा हुआ तो 4/5 लिखेंगे, इंटू 9 का 9 10/9 हो जाएगा, ये 10/9। फिर यहाँ पर भाग लगा हुआ, इसको गुणा में बदल देंगे, ये 15 ऊपर चला जाएगा, 8 ये नीचे आ जाएगा, ठीक। प्लस लगा हुआ तो प्लस, 5 को 20 हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा यहाँ पर। अगर भाग लगा हुआ 3/4 और काफ़ी जगह पर गुणा होगा, ठीक। तो 4 ये 1/4 हो जाएगा, ठीक। इंटू 2/7 ही हल होता चला जाएगा। अब काफ़ी इधर और भी है सवाल। अब यहाँ पर भाग लगाओ तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28/5 हो जाएगा, ठीक। माइनस 1/4 और भाग 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब इस समीकरण को आगे बढ़ाते हुए हल कर लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये दोस्तों, ठीक। अब 2 से आप इसको भी काट लेंगे तो 2 चौको 8, ये 4 से 4 ये खत्म हो जाएंगे। अब 3 से इसको करने 3 3 9 और 3 15 हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर कितना बचेगा 5/3 बचेगा, ठीक। 5/3 प्लस यहाँ पर कितना है 21, 21 बटे कितना बचा है 21/4 इंटू 28/3 इंटू 2/7 ये बचा हुआ दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से आप काटना चाहें तो 4 7 28 ही हो जाएगा दोस्तों, 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 7 से 1 ये 7 कट जाएगा, ठीक। अब बचा हुआ वो इसको लिख लेंगे। अभी यहाँ पर जो आलोके आया था दोस्तों वो हमने डायरेक्ट यहीं पर लिख दिया है, ठीक। अब जो बचा हुआ है वो 5/3 प्लस 5/2 और माइनस 1/6 ये बचा हुआ। अब इनका एलसीएम ले लेंगे आसानी से, एलसीएम इनका 6 आ जाएगा, तो ये 2 बार चलेगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 तो 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। माइनस का 1, तो ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे यहाँ पर 25 माइनस का 1 और बटे 6, तो 25 में से ये घटाएंगे कितना बचेगा 24, 24/6, 6 से ये कट जाएंगे 4, तो 4 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों। हमने आपको 20 के 20 क्वेश्चन बता दिए हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, ठीक। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे अंकित सर की ऐप का जितना भी सोल्यूशन है आपको इसी ऐप पर मिलता रहता है दोस्तों, ठीक। इसके तुरंत बाद जो वीडियो आएगी दोस्तों वो एसएससी जीडी 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए आएगी दोस्तों, ठीक। मैथ 20/20 30/6/2024 यानी कि 30 जून वाला जो यानी कि आज संडे है, इसी दिन हमें ये जितने भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है यूपी पुलिस री एग्जाम और एसएससी जीडी 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए दोस्तों, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।